नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग डेली एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। ये आपका वीडियो नंबर 108 है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो नोटबुक उठा लीजिए और अपने साथ एक पेन रख लीजिए और जो भी आपको नोट लिखाया जाए तो उसको नोट डाउन करते जाइएगा। तो हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप जल्दी आप तैयार हो जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि आर्गन का उपयोग सामान्यतः तापदीप प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो आर्गन है, तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बल्बों में भरने के लिए। बल्ब मतलब जो लाइट होता है, विद्युत लाइट, जो विद्युत बल्ब होता है, लाइट नहीं विद्युत बल्ब भरने के लिए किया जाता है। क्योंकि आर्गन डॉट गैस है, खाली स्थान है और आपको भरना है कि आर्गन कौन सी गैस है। तो इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल देखिए और क्या क्या पूछा जा सकता है यहाँ से। ऐसे में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं पीरियोडिक टेबल। अगर आप अभी तक वीडियो को नहीं देखें तो जाकर आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से एक वीडियो होगा, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप जितना भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया गया सभी वीडियो को आप देख लीजिएगा। जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से प्रश्न पूछा जाता है, यानी केमिस्ट्री के 20% इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आधारित है, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। तो प्रश्न यहाँ से क्या क्या पूछेगा, इसको हम बोलते हैं वर्ग, इसको क्या बोलते हैं पहला वर्ग, इसको क्या बोलते हैं पहला वर्ग। तो पहला वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए ये जो आपका लिखा गया यहाँ पे, देखिए वर्ग, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, टोटल वर्गों की संख्या कितना है 18। देखिए यहाँ 18 लिखा गया। तो वर्ग फर्स्ट को क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एल्कली मेटल। वर्ग सेकेंड को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। 17 नंबर वर्ग को क्या बोलते हैं, हाइलोजन। 18 नंबर वर्ग को बोलते हैं अकीरिय गैस, ये इंग्लिश में नोबेल गैस, अकीरिय गैस, आदर्श गैस, इसी को बोला जाता है। तो वर्ग पहला, दूसरा और वर्ग नंबर 17 और 18, ये 4 वर्ग आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये 4 वर्ग याद रखते हैं तो मैक्सिमम जो प्रश्न पूछा जाएगा ये बन जाएगा यहाँ से। तो प्रश्न क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय धातु है, तो क्षारीय धातु पूछेगा तो कौन सा वर्ग में आएगा, ए वर्ग, यानी वर्ग नंबर सेकेंड, ये क्षारीय मृदा धातु है। और फर्स्ट वर्ग क्या है, क्षारीय धातु। हाइलोजन आप याद रखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। और यह है अकीरिय गैस, यह नोबेल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिडॉन, रेनॉन। तो आप यहाँ से याद कर ले। याद करने का तरीका क्या है, अगर आप क्षारीय धातु लिखिएगा तो क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु में से बड़ा कौन है, तो क्षारीय मृदा धातु। तो जो छोटा है तो छोटा के साथ, यानी पहला वर्ग को क्या बोलेंगे, क्षारीय धातु, और सेकेंड वर्ग को क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा धातु। बाकी 17 नंबर वर्ग याद रखिए हाइलोजन, और लास्ट वाला उसको क्या बोलेंगे, अकीरिय गैस। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से, कंप्लीट आप इसको याद रखिएगा। और ये आपका उपधातु है, ये क्या है, उपधातु है। तो उपधातु भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो प्रश्न किस तरह से बनेगा, मान लीजिए प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय धातु है। एक ऑप्शन जो रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय धातु है, अगर हम ऑप्शन आपको देते हैं सोडियम, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में दे देगा कैल्शियम, ऑप्शन सी में दे देगा फ्लोरीन, और ऑप्शन डी में दे देगा हीलियम। तो अगर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय धातु है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए वर्ग 1 को क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। वर्ग 1 में क्या आता है, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो ये सब क्या है, वर्ग 1 में है। तो आप इसको याद रखिएगा, वर्ग पहला, दूसरा और 17 नंबर और 18 नंबर। सीधा आपसे प्रश्न पूछेगा कि पीरियोडिक टेबल में यानी फर्स्ट वर्ग को क्या बोलते हैं,
पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट वर्ग को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। सेकेंड वर्ग को क्षारीय मृदा धातु। 17 नंबर वर्ग को हाइड्रोजन। 18 नंबर वर्ग को अक्रिय गैस। इसको कंप्लीट देखने के लिए आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया कि आर्गन, तो आर्गन कहाँ है? देखिए तो आर्गन इसमें देखिएगा तो हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो आर्गन कहाँ है? अक्रिय गैस में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अक्रिय गैस। ऑप्शन नंबर डी, अक्रिय गैस। सबसे हल्की, अगर प्रश्न पूछा जाएगा सबसे हल्की, तो यानी सबसे हल्की गैस पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस में प्रश्न यहाँ से बहुत तरह से पूछा जा सकता है, तो इस पे ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा डीप में समझना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा पूरी तरह से यानी अच्छे तरह से इसको समझना चाहते हैं, तो कंप्लीट आप वीडियो को जाकर देखिएगा, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। अगर और इससे भी डीप में समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? विधान परिषद किसका अंग है? विधानमंडल का। विधानमंडल का अंग है विधान परिषद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बाकी राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्य परिषद, ये सब किसका अंग है? संसद का। किसका अंग है? संसद का। विधान परिषद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। और भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्या क्या प्रश्न बनेगा तो आप याद रखिए। एक सरला, स से संसद, अनुच्छेद 79 79, र से राज्यसभा, अनुच्छेद 80, लो से लोकसभा, अनुच्छेद 81। तो इतना आप याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ जो अगर पूछा जाएगा प्रश्न विधान परिषद से रिलेटेड, तो विधान परिषद से रिलेटेड जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 था, जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370, धारा नहीं बोलेंगे, अनुच्छेद 370 जब हट गया तो जम्मू कश्मीर से विधान परिषद क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो पहले था 7, लेकिन अब कितना है? 6। पहले 7 था लेकिन अब कितना है? 6 अब। तो जम्मू कश्मीर से हट गया तो अब बचा कौन कौन? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते, देखिए जो अभी वर्तमान में है वो ई है। इसी में सब समझ सकते हैं, इस मैप से जो अभी वर्तमान में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में EDD का पूर्ण रूप क्या है? इनहैंस ड्यू डिलीजेंस। फुल फॉर्म क्या होता है? इनहैंस ड्यू डिलीजेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? तो जलमार्ग से रिलेटेड मैक्सिमम से प्रश्न जो पूछा गया एनटीपीसी में, जलमार्ग से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया गया। जलमार्ग 1 2 3 4 5 यानी 5 तक, लगभग 5 तक से प्रश्न पूछा गया है एनटीपीसी में। तो जलमार्ग से रिलेटेड अगर आप इस इमेज को देख रहे होंगे, अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे होंगे, यानी आप मेरे साथ शुरू से पढ़ रहे होंगे, तो आप इस इमेज को समझ गए होंगे कि आपको हम बहुत बार बताए हैं। तो अगर आप नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहाँ से कहाँ है? हल्दिया से कहाँ तक है? हल्दिया टू इलाहाबाद। अब इलाहाबाद का नाम चेंज होकर क्या हो गया? प्रयाग। तो आप इसको देख लीजिएगा यहाँ से। देखिए यहाँ पे आपका हल्दिया हो जाएगा, हल्दिया से लेकर इलाहाबाद यानी प्रयाग, प्रयागराज तक, यहाँ तक ये प्रयागराज पूरा नाम है। तो आपसे प्रश्न सीधा पूछेगा नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से कहाँ तक है? नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो आंसर क्या होगा? हल्दिया से इलाहाबाद या इलाहाबाद से हल्दिया तक, और ये सबसे लंबा है। सेकेंड प्रश्न पूछा जाएगा नेशनल वाटरवे सेकेंड, तो सेकेंड कहाँ से कहाँ तक है? धुबरी से सदिया, और यह किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। और वाटरवे 1 किस नदी पे है? गंगा नदी पे।
ये नदी पूछ लिया जाता। और यहाँ से प्रश्न बनेगा वाटरवे थर्ड यानी तीसरा कहाँ से कहाँ तक है, कोल्लम टू कोट्टापुरम, और ये किस राज्य में है, केरल में। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और फोर्थ पूछेगा तो फोर्थ कहाँ से कहाँ तक है, काकीनाडा से लेकर पुडुचेरी तक, तो इसको भी आप याद रखिएगा फोर्थ। और बाकी यहाँ 6 है 5 है, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन जो ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा वाटरवे 1 2 3 4 से, सबसे जो ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा 1 और 2 से। तो वाटरवे थर्ड पूछा गया, तो कहाँ है, केरल में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ केरल में वाटरवे 3, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, उसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग, और इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं नेशनल वाटरवे। नेक्स्ट प्रश्न है जो बिल्कुल फैक्ट प्रश्न, आपको याद रखना पड़ेगा, शायद ये आप पहली बार देख रहे होंगे, ये सुन भी रहे होंगे। अमीर अल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए में दिया गया मुइज उद दीन बहराम, ऑप्शन बी में जो दिया गया जमाल उद दीन याकूत। तो इसका राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर बी। आप इसको याद रख लीजिएगा, प्रश्न पूछा गया तो हो सकता है फिर पूछ दे एनटीपीसी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न पिक्सल है, तो पिक्सल का आप नाम सुने होंगे। जैसे हम लोग जितना भी मोबाइल खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कैमरा कि इसमें फोटो आ रहा, मतलब जो चेहरा है, चेहरा अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पिक्सल क्या होता है, तो पिक्सल जितना ज़्यादा पिक्सल का कैमरा होगा उतना क्लीन आएगा चित्र, यानी इमेज, यानी फोटो आपका क्लीन आएगा। तो आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा हम लोग किसको देखते हैं, जैसे ही मोबाइल खरीदने जाएंगे तो सबसे पहले हम फोटो लेकर देखते हैं क्लीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना पिक्सल का कैमरा है। तो ये किससे रिलेटेड है, कैमरा से। तो पिक्सल किसी चित्र का सबसे छोटा विभेदीय हिस्सा है, यानी विभेदीय हिस्सा यानी भेद सकता है कि नहीं किसी चीज को। तो जितना ज्यादा पिक्सल का होगा उतना ज्यादा तक विभेद, मतलब विभेदीय हिस्से कहने का मतलब उसको मतलब भेद सकता है, मतलब देख सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि डॉट ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की, गियासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर बी। एक और प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी 66वां बीपीएससी में, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया। तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, गियासुद्दीन बलबन। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया, गियासुद्दीन बलबन। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया 66वां बीपीएससी में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में। बनकर तैयार कब हुआ था, 1927 में। साइमन कमीशन जब भारत आया था, तो साइमन कमीशन जब भारत आया था इसमें किनका मृत्यु हो गया था, लाला लाजपत राय का। तो आप ये भी याद रखिएगा। और भारत में साइमन कमीशन कब आया, 1928 में। तो ये इसलिए विरोध किया गया था क्योंकि जो साइमन कमीशन जो तैयार किया गया था इसका जितना भी सदस्य थे, यानी इस आयोग के जितने भी सदस्य थे सभी क्या थे, अंग्रेज थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि इस आयोग के सभी सदस्य क्या थे, ब्रिटिश थे, ऑप्शन नंबर डी। इसलिए इसको क्या किया जा रहा था, बहिष्कार किया जा रहा था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आप बार बार देख रहे हैं कि प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी हर शिफ्ट में एक तो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये जैसे ही सीरीज खत्म होगा, यानी मैक्सिमम 102 वीडियो एनटीपीसी से रिलेटेड और बनेगा, यानी आपका समाप्त ही होने वाला है, तो समाप्त होने का कगार पर ही है। तो 1 से 2 वीडियो और बनेगा, और जैसे ही समाप्त होगा तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड हम आपको वन लाइनर करा देंगे, यानी कंप्लीट। तो आप इसको याद रखिएगा अभी के लिए कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, राष्ट्र बिहारी घोष। और 1907 में ही किसका विभाजन हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। लाला लाजपत राय 1928 जब साइमन कमीशन भारत आया तो उनमें क्या हो गए थे? घायल हो गए थे, लाठीचार्ज में घायल हो गए थे और कुछ दिनों के बाद इनका निधन हो जाता है। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्षता करते हैं। दादा भाई नौरोजी कितने बार करते हैं? 3 बार। पहला 1886, दूसरा 1893, पहला कब करते हैं? 1886, दूसरा 1893 और तीसरा 1906 में। दादा भाई नौरोजी, इनको वायुवीरित पुरुष के नाम से जाना जाता है। धन निष्कासन के सिद्धांत कौन दिए? दादा भाई नौरोजी। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उमेश चंद्र बनर्जी, तो ये आपको नहीं पढ़ना। तो सर आपको याद नहीं इसलिए नहीं बता रहे, नहीं, जो पढ़ना है वो तो याद ही नहीं आपसे हो रहा है, और जो नहीं पढ़ना उसको याद करिएगा तो कितना याद होगा। तो कुछ चीज़ों को छोड़ना होता है। अगर जिस दिन आप छोड़ने के लिए सीख गए कि किसको छोड़ना और किसको पकड़ना है, यानी किस प्रश्न को याद रखना और किस प्रश्न को भूल जाना है, तो आपका सिलेक्शन निश्चिंत है। यानी कुछ ऐसे भी टॉपिक है जिसको छोड़ना होता है, तो उमेश चंद्र बनर्जी इससे रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जो पूछा जा रहा है वो तो याद ही नहीं हो रहा है, तो जो नहीं पूछा जा रहा है उसको किस लिए याद करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न पे चलते हैं। RISAT जिसको हम बोलते हैं रडार इमेजिंग सैटेलाइट का प्रक्षेपण इनमें से किसके द्वारा किया गया था? PSLV C-48 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, हाल ही में किया गया था 2019 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और चंद्रयान 1 से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। चंद्रयान 2 से प्रश्न पूछेगा, चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित किया गया? 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 प्रक्षेपित किया गया। किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C-11 के द्वारा चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? GSLV MK3M1 के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि दुल्हस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? किश्तवाड़, और ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर का एक जिला है। और एक किस नदी पे है? चेनाब, चेनाब नदी पे है दुल्हस्ती पावर स्टेशन। तो यहाँ से 3 आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? देखिए यहाँ अगर आप इमेज देखिएगा तो यहाँ पे लिखा गया बगलीहार हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट। तो बगलीहार यहाँ पे है और दुल्हस्ती जस्ट यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे है दुल्हस्ती, यहाँ पे बगलीहार है और जस्ट इसके नीचे आएगा। तो यहाँ से जैसे हम लोग यहाँ आते मतलब इस साइड, यहाँ हो गया ये आपका क्या हो गया? बगलीहार, और यहाँ पे हो गया दुल्हस्ती, और यहाँ पे हो गया सलाल, 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 और यहाँ पे बगलीहार, और यहाँ पे दुल्हस्ती। देखिए यहाँ पे दिया लिखा गया होगा दुल्हस्ती परियोजना, देखिए यहाँ पे है ना, तो आप इसमें लोकेशन कर लीजिएगा। तो दुल्हस्ती, बगलीहार और सलाल परियोजना किस नदी पे? चेनाब नदी में। कहाँ है? चेनाब नदी पर है, चेनाब नदी पर है, और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो आप इसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। डॉट सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा, भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ सब देख सकते हैं कितना, लगभग 5000 किलोमीटर, लगभग 5000 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। और कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। राज्य कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आप याद रखिएगा। इस इमेज को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, कल भी आपको इसके बारे में बताया गया कंप्लीट। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, कल ही बताया है। अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण डॉट से अत्यधिक प्रदूषित होता है। तो अम्ल वर्षा 2 कारण से हो सकता है, एक तो CO2 के यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, और एक NO2। जब सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बनता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और N2 से क्या बनेगा? HNO3 सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो अगर दोनों ऑप्शन अलग अलग, मान लीजिए ऑप्शन दिया गया है, यहाँ ऑप्शन ए में दिया गया है SO2, ऑप्शन बी में दिया गया है NO2, ऑप्शन सी में दिया गया है O2,
और ऑप्शन डी में दिया गया है नोट, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं मारना आपको, किसी एक को चुनना होगा, किसी एक को चुनना होगा। तो आंसर क्या चुनिएगा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड मतलब मात्रा ज्यादा होता है, दोनों होता है, लेकिन अगर किसी एक को चुनना होगा तो क्या चुनिएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ आंसर दोनों ही दिया गया, SO2 और NO2। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन किसी एक को चुनना होगा तो किसको चुनिएगा? SO2 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। SO2 से क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। NO2 से क्या बनता है? नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं और देखिए यहाँ पे लिखा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ी से निकलने वाला सर्वाधिक गैस है। अगर प्रश्न पूछे गाड़ी से निकलने वाला सर्वाधिक गैस कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। और एक जो प्रश्न पूछे गाड़ी से निकलने वाला सर्वाधिक जहरीला गैस, गाड़ी से निकलने वाला सर्वाधिक जहरीला गैस कौन सा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों अलग अलग, दोनों का याद रखिएगा। पाक जल डमरू मध्य किन दो स्थल आकृतियों को एक दूसरे से पृथक करता है यानी अलग करता है? तो भारत श्रीलंका के बीच है, ऑप्शन नंबर सी। भारत और श्रीलंका, इमेज में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है पाक जल डमरू, यहाँ पे पाक जल डमरू और यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी, यानी ऊपर में पाक जल डमरू और नीचे है मन्नार की खाड़ी। और यहाँ पे कौन सा? रामेश्वर। तो इसको आप याद रखिएगा, पाक जल डमरू ऊपर में है और मन्नार की खाड़ी, ऐसे भी पा पहले आता है उसके बाद में आता है। तो पाक की खाड़ी यानी पाक जल डमरू मध्य ऊपर और मन्नार की खाड़ी नीचे। तो इसको आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन वहाँ दिया गया, देखिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका। और भी यहां से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? किसको जोड़ता है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर ए। कार्बन सबसे लंबा श्रृंखला बनाता है कौन? तो कार्बन। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना परसेंट है? लगभग 21%। नाइट्रोजन 78%। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? इसरो, इसका स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु, कर्नाटक में। और 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। 1969 में पहली बार मानव चंद्रमा पे जाता है, नील आर्मस्ट्रांग। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार का स्थापना होता है। तो लिख रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष खाली स्थान में भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है 2022। ऑप्शन नंबर सी 2022 गगनयान, जिसका नाम क्या है? गगनयान। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34। ऑप्शन नंबर ए। एलोरा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। एलोरा और अजंता, अजंता जिसको कोई नहीं जानता, अजंता दोनों कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो सीधा आपसे प्रश्न पूछा, एलोरा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। वन्य जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। और ये हैदराबाद कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश नहीं बताइएगा, आंसर क्या होगा? तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को। तो हैदराबाद किस में चला गया? तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? किसी भी, यानी अगर आपसे प्रश्न पूछता है, लोकसभा सीट पूछे, राज्यसभा सीट पूछे, विधान परिषद सीट पूछे, विधानसभा सीट पूछे, तो आंसर क्या लगा दीजिएगा? उत्तर प्रदेश।
या तो लोकसभा सीट पूछे, कोई भी सीट पूछे, या तो आंसर आपको क्या याद रखना, उत्तर प्रदेश। यानी लोकसभा में भी सर्वाधिक सीट है, राज्यसभा में भी, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी उत्तर प्रदेश। लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है, 80। राज्यसभा में पूछा जाएगा तो 31। विधान परिषद में पूछा जाएगा तो विधान परिषद 100। विधानसभा में पूछा जाएगा तो विधानसभा में पूछा जाएगा तो 504। तो आप इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अधिकतम की बात करेगा तो आंसर क्या लगा दीजिएगा आंखमुन का, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कुछ भी नहीं सोचना, जैसे ही अधिकतम पूछेगा एकदम आंख बंद करके मार देना है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है? जलवायु प्रदूषकों से संबंधित नहीं है तो मीथेन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी है, ब्लैक कार्बन यानी कालिक ये भी है, लेकिन अमोनिया नहीं है। अमोनिया से कोई प्रदूषण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये कहाँ से निकलता है, कचरा से, धान के खेत से हो गया, बॉम्बिश हो गया, या जो भैंस जुगाली करते हो वहाँ से, ये सब मीथेन गैस का स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन या इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई, 1925 में? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1925। और भारत की पहली ट्रेन 1853 किसके कार्यकाल में, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। कहाँ से कहाँ चला था, मुंबई से थाने। डिस्टेंस कितना था, 34 किलोमीटर। मुंबई से थाने, मुंबई और थाने TH लिख दे रहे हैं, मुंबई से थाने। डिस्टेंस कितना था, 34 किलोमीटर। कब चला था, 1853 में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। हड़प नीति किसने लागू किया, लॉर्ड डलहौजी ने। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और 1925 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 में यह अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ, कानपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है, यह किस रूप में जाना जाता है, होम पेज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर इनमें से कौन सा था, अप्सरा। अप्सरा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, जिसको हम बार्क के नाम से जानते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, ट्रॉम्बे में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज का अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं। बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाता है, क्या कहलाता है, आवृत बीजी। जब बीज अंदर स्थित है यानी आवृत बीजी, ऑप्शन नंबर डी। और जिसमें बीज नहीं स्थित रहेगा, अनावृत बीजी। थैलोफाइटा सबसे बड़ा समूह। इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है, सतारिया। ये बहुत बार आपको बताया जा चुका है, 10 वर्ष से मैक्सिमम हम आपको बताया सतारिया नृत्य। भारत में टोटल कितने क्लासिकल डांस है, 8। यानी शास्त्रीय नृत्य भारत में टोटल कितने हैं, 8 क्लासिकल डांस जिसको हम बोलते हैं। बिहू ये भी असम का ही नृत्य है, लेकिन यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है, असम। कथक उत्तर भारत। तो क्लासिकल डांस टोटल भारत में कितने हैं, 8, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि धन विधेयक प्रस्तावित किया जाता है केवल लोकसभा में। धन विधेयक अनुच्छेद नंबर 110, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद नंबर 112, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, यानी बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं, बजट।
बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। लेकिन हम लोग बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं, बजट। अनुच्छेद नंबर 112 में क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया। और धन विधेयक अनुच्छेद नंबर 110, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पर शेयर कर दें, क्योंकि आपको जो भी फ्री में उपलब्ध कराया जाता है बहुत ही मेहनत लगता है। तो आपका भी कुछ बनता है कि आप मतलब दोस्तों पर शेयर करें वीडियो, यानी पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करिए स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।